वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2017 में रिलीज हुई एक फ्रेंच मर्डर मिस्ट्री जिसका नाम है मर्डर इन ओवेन। तो कहानी की शुरुआत में झील के पास स्थित एक छोटे टाउन को दिखाते हैं जिसका नाम है ओवेन। वहाँ एक कपल और उनकी बेटी पैदल चल रहे होते हैं। बाप और बेटी जरा आगे निकल जाते हैं और माँ थोड़ा स्लो चल रही होती है। कुछ दूर जाकर वो रियलाइज करते हैं कि माँ पीछे नहीं आ रही। फिर वो उस जगह पर ढूंढते हैं लेकिन माँ नहीं मिलती। घबराकर वो सीधे पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस को शक है कि वो शायद झील में गिर गई होगी। फिर वो दो डाइवर्स को बुलाकर लेक की तलाशी लेते हैं और उनको एक लाश भी मिलती है। वो ये बताने के लिए ऊपर आते हैं तो पता चलता है कि वो जिस औरत को पानी में ढूंढ रहे थे वो तो बाहर बेहोश पड़ी होती है। लगता है चलते हुए किसी पत्थर पर उसका पैर पड़ गया और वो फिसल कर गिर गई। फिर वो होश में आकर अपने पति और बेटी से मिल जाती है। पर दोस्तों, पानी में जो लाश है वो किसकी है, यही तो पता लगाना है पुलिस को। खैर, यहाँ से सीन कट होता है और मूवी के हीरो फ्रेडी को दिखाते हैं। फ्रेडी की शादी हो चुकी है लेकिन वो काम में बड़ा बिजी रहता है और वाइफ के लिए उसके पास फिलहाल उतना वक्त नहीं है। उसकी वाइफ काफी सह चुकी थी और अब वो भी तंग आ चुकी है कि ये मेरे साथ टाइम नहीं बिताता। फिर भी वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती है और फ्रेडी के भेजे में जरा अकल डालने के लिए वो उसको लेकर एक काउंसलर के पास जाती है। असल में फ्रेडी इस टाउन का शरीफ है दोस्तों। काउंसलिंग के लिए जाकर भी वो कोई कॉल ही ले रहा होता है। बताओ, वहाँ भी उसको काम से फुर्सत नहीं। उसे झील में मिली उस लाश के बारे में खबर मिलती है वहाँ पर। अब शरीफ होने के नाते उसको जाना पड़ेगा। वो फिर वाइफ से कहता है कि प्लीज मुझे जाना होगा, बहुत ही जरूरी काम है। एक काम करो, तुम ही काउंसलिंग कर लो यहाँ पर और बाद में मुझे बता देना कि काउंसलर ने क्या क्या कहा। इस तरह वो अपनी वाइफ की हाँ या ना का वेट नहीं करता और सीधे अपनी बात काट कर क्राइम सीन की ओर चला जाता है। यहाँ क्राइम सीन में सोफिया नाम की एक और पुलिस ऑफिसर होती है। यही है दोस्तों अपनी हीरोइन। वो किसी दूसरे टाउन से यहाँ ट्रांसफर हुई है। इसी बीच फ्रेडी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ फ्रेडी का असिस्टेंट आर्नोल्ड सोफिया को लाश दिखाने के लिए लेकर जाता है। लाश पर कोई आईडी नहीं होता तो फिलहाल पता नहीं चलता कि यह है कौन, पर उसके शरीर पर जो चोटें लगी होती है उनको देखकर साफ पता चलता है कि उस लड़की का कत्ल हुआ है। उसके मुंह में मिट्टी डाली गई थी, इसकी वजह भी साफ नहीं है। एंड फिर उस लाश का शव विश्लेषण चलता है। सोफिया और आर्नोल्ड बाहर वेट करते हैं। इसी बीच डॉक्टर शव विश्लेषण कर लेती है। फ्रेडी उस डॉक्टर को काफी अच्छी तरह जानता है तो उससे कुछ देर बात करने के बाद वो फ्रेडी को लाश के पास लेकर जाती है। एंड उसको देखकर फ्रेडी को लगता है शॉक, क्योंकि जो मरी है वो फ्रेडी की स्कूल फ्रेंड की बहन है जिसका नाम है स्टेफनी। शव विश्लेषण में पता चलता है कि स्टेफनी पर पत्थर से भारी वार किया गया था। सेक्सुअल असॉल्ट के वैसे कोई आसार नजर नहीं आते और उसके मुंह में मिट्टी डाली गई थी, लेकिन कत्ल करने के बाद उसकी लाश को पानी में फेंक दिया गया था जिसकी वजह से उसके मुंह से ज्यादातर मिट्टी निकल गई थी। ये मिट्टी झील के पास पाई जाती है लेकिन कातिल ने एग्जैक्टली किस जगह से मिट्टी उठाई ये बात साफ नहीं है फिलहाल। असल में उस झील को शापित भी माना जाता है और उसके इर्द गिर्द कई काल्पनिक कहानियां भी सुनाई जाती हैं कि जो पाप करता है उसे इस झील के पास सजा मिलती है। कहीं ऐसी कहानियों के बहाने किसी ने लड़की के किसी पाप की इसको सजा तो नहीं दे दी कहीं। इस तरह का शक फ्रेडी के दिमाग में उठ जाता है। सोफिया यहाँ पर नहीं है तो वो इस कहानी के बारे में फ्रेडी से पूछती है कि बताओ क्या कहानी है। वो बताता है कि कई साल पहले इस टाउन में बहुत सारे पापी थे। भगवान से बर्दाश्त नहीं किया गया और इन लोगों को सुधारने के लिए उन्होंने अपना एक दूत यहाँ पर भेजा। दूत ने लोगों को सुधारने की बड़ी कोशिशें की लेकिन ये लोग इस कदर पाप कर रहे थे कि दूत तंग आ गया और फिर उसने टाउन के सभी लोगों को इस झील में डुबोकर उनका तमाम कर दिया काम। यही कहानी इस टाउन में काफी चलती है। कुछ लोग इसको सच भी मानते हैं लेकिन कुछ नहीं। फिर आर्नोल्ड को स्टेशन में ड्रॉप करके वो स्टेफनी के पेरेंट्स को उसकी मौत की खबर देने जाते हैं। बेचारे फूट फूट कर रो रहे होते हैं कि जरूर हमारे परिवार को कोई शाप लगा होगा। 15 साल पहले एक एक्सीडेंट में हमारी बड़ी बेटी डेबरा मारी गई। उसके बाद हमारी दूसरी बेटी स्टेफनी ही हमारे लिए सब कुछ थी और अब वो भी नहीं रही। तो दोस्तों, अब ये लोग पूछताछ शुरू करते हैं कि हम देखिए आपका दुख समझ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी कातिल का पता लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, स्टेफनी की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, या फिर उसका कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा होगा? वो कहते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की थी, किसी के साथ लड़ती झगड़ती भी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई दुश्मन था। किसी बॉयफ्रेंड के बारे में भी उसने कभी हमें बताया नहीं। वैसे कल शाम वो हमसे मिलने घर आई थी, हमने साथ बैठकर डिनर किया, पर उसने डिनर पूरा नहीं किया और बार बार टाइम देखती रही। पता नहीं कहाँ की जल्दी थी उसको और फिर वो जल्दी कहीं निकल भी गई। मतलब दोस्तों, स्टेफनी इनके साथ नहीं रहती थी बल्कि किसी अपार्टमेंट में रहती थी। उसके फ्लैट की एक चाबी इनके पास होती है तो फ्रेडी और सोफिया उस चाबी को ले लेते हैं। फिर दोनों उस हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ करते हैं जहां स्टेफनी काम किया करती थी। इसी बीच सोफिया फ्रेडी से पूछती है कि स्टेफनी की दीदी डेबरा, जिसकी 15 साल पहले मौत हो गई थी एक्सीडेंट में, वो तो आपकी दोस्त थी ना? फ्रेडी कहते हैं हाँ, उस दिन हमने दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टी की थी। पार्टी के बाद हमारी एक फ्रेंड कार चला रही थी और स्टेफनी और डेबरा पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। जो ड्राइव कर रही थी वो काफी नशे में थी। मेरा एक भाई है जो खुद भी पार्टी में था। पार्टी के बाद वो पैदल घर जा रहा था। वो लड़की जो नशे में ड्राइव कर रही थी ना, उसने मेरे भाई को ठोक दिया और उसके बाद उसने गाड़ी दूसरी ओर घुमा
घुमाई और फिर गाड़ी पेड़ से टकरा गई और इस एक्सीडेंट में मेरा भाई अपनी दोनों टांगे खो बैठा। 15 साल से व्हील चेयर पर पड़ा हुआ है बेचारा। कार की बैक सीट पर बैठी डेबरा को बहुत चोट आ गई और वो तो स्पॉट पर ही मर गई। स्टेफनी को जरा सी चोटें आई थी लेकिन वो जिंदा बच गई। ये सारी बातें बताते बताते वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर स्टेफनी काम करती थी। स्टेफनी का बॉस बताता है कि स्टेफनी काम की बहुत ही पक्की थी और बहुत काबिल लड़की थी वो। इसी बीच सोफिया स्टेफनी का डेस्क चेक करती है तो उसमें कुछ लेटर्स होते हैं। एक लेटर में किसी ने उसको धमकाया भी होता है कि तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों होगी। तो अब लगता है कि पर्सनली ना सही लेकिन काम के मामले में उसके कुछ दुश्मन तो जरूर थे, वरना और कौन उसको इस तरह का लेटर भेज सकता है। पर हॉस्पिटल का नाम खराब ना हो जाए इस डर से स्टेफनी का बॉस कुछ साफ साफ नहीं बताता। वैसे सोफिया इस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को जानती है तो अब फ्रेडी और सोफिया उसी डॉक्टर से पूछताछ करते हैं। डॉक्टर के स्टेटमेंट और बॉस के स्टेटमेंट के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। डॉक्टर कहता है कि ये बात तो सच है कि स्टेफनी काम के मामले में बहुत पक्की थी, काफी स्ट्रिक्ट भी थी, ये सच्ची बात है, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी थी क्योंकि अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं करता था तो वो झट से उन्हें काम से निकाल देती थी। उसकी वजह से कई लोगों की नौकरी भी चली गई थी। अब इनकी समझ में आता है कि अगर ये बात है तो फिर जरूर उन्हीं लोगों में से किसी ने स्टेफनी से बदला लेने के लिए उसका कत्ल किया होगा। फ्रेडी आर्नोल्ड से कहता है कि एक काम करो, तुम उन लोगों की डिटेल्स निकालो जो स्टेफनी की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठे थे। फ्रेडी और सोफिया सोच में पड़ जाते हैं कि अगर उनमें से किसी को स्टेफनी का कत्ल करना ही था, उसे झील के पास लाकर इस तरह से मौत क्यों देनी थी? पर जैसा कि भगवान का दूत स्टेफनी की किसी पाप की सजा उसको दे रहा हो, इस तरह का किसी ने ये जाल क्यों बिछाया? इस तरह के सवाल इनके दिमाग में आते हैं। इसी बीच कार के आगे कोई पैराशूट में उड़ रहा होता है और उनके काफी पास आकर लैंड करता है। सोफिया को बड़ा गुस्सा आता है और वो कार को दूसरी तरफ घुमाकर सडन ब्रेक मारती है। फिर उतरकर उसको काफी सुनाती भी है कि अगर लैंड करना नहीं आता तो पैराशूट में उड़ते क्यों हो? अगर मैं ब्रेक ना मारती ना तुम्हारी चटनी बन जाती यहीं पर। तब फ्रेडी कहता है, अरे ये मेरा भाई एंथनी है। अब एंथनी भी स्टेफनी के कत्ल की खबर सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि ये सभी लोग बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तभी फ्रेडी को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो कॉल लेने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। यहाँ तब तक एंथनी सोफिया के साथ स्टेशन चला जाता है। अब फ्रेडी भाई साहब घर जाते हैं तो वहाँ उसकी वाइफ अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल रही थी। वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह तुम्हारे साथ जी पाऊंगी, सच कह रही हूँ। तुमने तो अपनी नौकरी से शादी कर ली है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर ली तुम्हारे साथ जीने की, और इसी कोशिश में मैं तुम्हें काउंसलर तक लेकर भी गई कि तुम अपनी तरफ से भी शादी को बनाए रखने की जरा सी कोशिश तो करो। पर वहां पर तुम मेरे खातिर बस 10 मिनट नहीं निकाल सकते। ड्यूटी करने के बहाने वहां से भी भाग गए और अब मैं जा रही हूँ और इसके बाद तुम 24 घंटे आराम से अपनी ड्यूटी करना, मुझे नहीं चाहिए। कहते कहते गुस्से में वो चली जाती है और यहाँ पर आर्नोल्ड सोफिया को उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स ला कर देता है जिन्हें स्टेफनी ने नौकरी से निकाल दिया था, और तो और उनकी हैंडराइटिंग्स भी कलेक्ट करने को सोफिया ने कहा था। असल में वो पता लगाना चाहती थी कि वो ब्लैकमेल लेटर किसने लिखा था। फिर वो स्टेफनी के फोन रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं लेकिन उसमें शक करने लायक कुछ होता नहीं। अब रात के 10 बज रहे होते हैं तो सोफिया और आर्नोल्ड डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसे आर्नोल्ड की दीदी ही चलाती है वैसे। तब रेस्टोरेंट में एक लड़की एंटर करती है जिसको देखते ही सारे लोग अपनी बातचीत बंद करके उसे घूरने लगते हैं। सिर्फ आर्नोल्ड उसके पास जाकर नॉर्मली बातें करता है। आर्नोल्ड की दीदी बताती है ये वही लड़की है जो 15 साल पहले डेबरा की मौत का कारण बन गई थी। इसका नाम जेनेट है और उस दिन यही नशे में कार को ड्राइव कर रही थी जिसकी वजह से बेचारी डेबरा तो मर गई, ऊपर से फ्रेडी के भाई एंथनी के दोनों पैर डैमेज हो गए। वो इतने नशे में थी कि उसको पता ही नहीं चला कि उसने क्या कर दिया। फिर उसको 7 साल की जेल भी हुई। रिलीज होने के बाद वो किसी दूसरे शहर में रहने लग गई। पर यहाँ उसके पिता की एक दुकान है, शायद उन्होंने इसे मदद के लिए यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए ये वापस इस टाउन में आ गई। पर इस टाउन के लोगों ने अभी तक इसको माफ नहीं किया, इसीलिए इस तरह इसको घूरते रहते हैं। दूसरी ओर दोस्तों फ्रेडी स्टेफनी के फ्लैट में जाता है जिसकी चाबी उसने स्टेफनी के पेरेंट्स से ले ली थी पहले, एंड काफी ढूंढने के बाद वहां पर एक फोटो मिलती है जिसे फाड़कर फिर से जोड़ दिया गया था। अगले दिन सोफिया को पता चल जाता है कि वो ब्लैकमेल लेटर किसने लिखा था। वो एक बुजुर्ग औरत होती है जो हॉस्पिटल में काम करती थी और स्टेफनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। स्टेफनी के फ्लैट में फ्रेडी को जो फटी हुई फोटो मिली थी वो इसी औरत की फैमिली फोटो थी। अब सोफिया उस औरत को स्टेशन बुला भेजती है और उसे अपनी थियरी सुनाती है। अच्छा, तो आपने काम में कोई गलती कर दी थी और फिर स्टेफनी ने आपको काम से निकाल दिया। नौकरी के बिना आप अपना घर नहीं चला पा रही थी तो आपने स्टेफनी को अपनी फैमिली फोटो भेजी और विनती की कि प्लीज मुझे वापस नौकरी पर रख लो। पर स्टेफनी नहीं मानी तो आपने उसको ब्लैकमेल लेटर भेजा, लेकिन वो नहीं घबराई तो गुस्से में आपने स्टेफनी का कत्ल कर दिया। यही सच है ना? इस पर वो औरत देखिए क्या कहती है, अरे तुमसे तो अच्छी स्टेफनी ही थी क्योंकि उसने सिर्फ मेरी नौकरी छीनी, पर तुम तो मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाकर मेरी जिंदगी छीन लेना चाहती हो। हाँ ये सच है कि मुझे स्टेफनी पर बहुत ही गुस्सा आया। मैंने उसके घर पर अपनी फैमिली फोटो भी भेजी, पर जब उसको दया नहीं आई तो मैंने उसे एक ब्लैकमेल लेटर भी भेजा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया। इस उम्र
में मैं उस जैसी जवान लड़की का कत्ल कैसे कर सकती हूँ भला? और तो और जिस वक्त वो मरी थी ना, तब तो मैं अपने घर पर सो रही थी। आप में ठीक से इन्वेस्टिगेट करने की काबिलियत नहीं है तो मुझे बलि का बकरा बना रही हो हैं? दोस्तों, इसी बीच ये भी पता चल जाता है कि स्टेफनी के मुंह में जो मिट्टी मिली थी वो झील के पास डेविल्स चेयर नाम की एक जगह की मिट्टी है, और माना जाता है कि भगवान ने जिस दूत को यहाँ पर भेजा था वो डेविल्स चेयर नाम के उस स्पॉट पर बैठकर ही पापियों को सजा देता था। डेविल्स चेयर को देखने के लिए फ्रेडी और सोफिया झील के पास पहुंचते हैं, पर वहां फ्रेडी को उसकी वाइफ का दोबारा कॉल आ जाता है। फिर क्या था, वो सोफिया से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं जरा कॉल खत्म करके आता हूँ। सोफिया भी आगे चली जाती है। तब उसे किसी की चीख सुनाई पड़ती है। कोई भाग रहा होता है लेकिन वो कपड़ों से ढका होता है, तो सोफिया उसका मुंह नहीं देख पाती। सोफिया उसके पीछे पीछे भागती है लेकिन वो हाँफने लगती है और आगे नहीं जा पाती। असल में सोफिया के लंग्स में कोई प्रॉब्लम है फिलहाल। जब फ्रेडी और सोफिया स्टेफनी के बारे में पूछताछ करने हॉस्पिटल गए थे ना, तो जिस डॉक्टर ने इन्हें स्टेटमेंट दिया था वही सोफिया का इलाज भी कर रहा था। यहाँ सोफिया को किसी की चीख सुनाई दी थी तो वो उस दिशा में भाग जाती है और वहाँ बदकिस्मती से एक और लाश पड़ी मिलती है, वो भी उसी हालत में जिस हालत में स्टेफनी की लाश पाई गई थी। इस बार विक्टिम है एक हिस्ट्री टीचर। असल में कातिल हिस्ट्री टीचर का कत्ल करके भाग गया था। वो इससे भी स्टेफनी की तरह पानी में फेंक देता, लेकिन उससे पहले सोफिया वहां पर आ गई थी तो वो लाश को यहीं छोड़कर चला गया। अब स्टेफनी और हिस्ट्री टीचर की लाशों में एक फर्क भी था कि स्टेफनी की आंखें एकदम साफ थी, लेकिन हिस्ट्री टीचर की आंखों के चारों ओर काला निशान होता है। हिस्ट्री टीचर का भी शव विश्लेषण होता है। उसके बाद फ्रेडी हिस्ट्री टीचर की वाइफ को स्टेशन बुलाता है, जो कि अपने पति से लगभग 20 साल छोटी है, याद रखना छोटी। फ्रेडी उससे कई तरह के सवाल करता है क्योंकि उसे तो यही लगता है कि शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा और इसी ने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, या फिर हिस्ट्री टीचर की कोई गर्लफ्रेंड रही होगी जिसके बारे में वाइफ को पता चल गया और उसने गुस्से में पति का कत्ल कर दिया। इस तरह के नॉर्मल शक उसके दिमाग में आते हैं। उसने गले में एक चेन पहना होता है जिसमें एक पेंडेंट होता है। जब फ्रेडी पूछता है तो वो बताती है ये मेरे पति ने मुझे गिफ्ट किया था। और दोस्तों पता है क्या, उसकी बातों से लगता है कि इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और दोनों काफी खुश भी थे। उसके जाने के बाद, मतलब पुलिस स्टेशन से उसके जाने के बाद, ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है तो फिर ये कत्ल हो क्यों रहे हैं, ये तो समस्या है। तब आर्नोल्ड उन्हें हिस्ट्री टीचर की हिस्ट्री बताता है। असल में हिस्ट्री टीचर अपने क्लास में पढ़ रही लड़कियों के साथ काफी मिसबिहेव करता था, जिसकी वजह से उसे 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड भी किया गया था। वो लोगों की लिस्ट निकालते हैं जो कि पास्ट में हिस्ट्री टीचर की क्लास में पढ़ते थे, और तब पता चलता है कि स्टेफनी भी हिस्ट्री टीचर की स्टूडेंट रह चुकी थी। और तो और दोस्तों, उसकी क्लास में जो लड़कियां अच्छे नंबर लाती थी वो उन्हें एक पेंडेंट वाला चेन भी गिफ्ट करता था, वैसा ही चेन जो उसने अपनी वाइफ को भी गिफ्ट किया था। लेकिन स्टेफनी के स्कूल फोटोज में कहीं पर भी उसके गले में वो चेन नजर नहीं आता। स्टेफनी और हिस्ट्री टीचर को डायरेक्टली लिंक करने जैसा यहाँ पर फिलहाल तो कोई एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है जब स्टेफनी स्टूडेंट थी तब हिस्ट्री टीचर और उसके बीच प्यार था। शायद हाल ही में हिस्ट्री टीचर की वाइफ को उस पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चला और उसने गुस्से में स्टेफनी और अपने पति यानी हिस्ट्री टीचर का दोनों का काम तमाम कर डाला। इस तरह की पुलिस स्टेशन में डिस्कशन चल रही होती है, तो फ्रेडी ये डिस्कशन करके निकल जाता है स्टेशन से। सोफिया भी बाहर आती है तो वहां पर एंथनी अपने भाई फ्रेडी से मिलने आया होता है, पर फ्रेडी तो पहले ही निकल चुका था। तब एंथनी सोफिया से कहता है कि 15 साल हो गए हैं, मैं बाइक पर नहीं चढ़ा, मुझे बाइक पे जाने का बड़ा मन कर रहा है, क्या आप मुझको लेकर जाएंगी? सोफिया भी मान जाती है और उसे अपनी बाइक में राइड के लिए लेकर जाती है। एंथनी को बड़ा मजा आता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसी बीच जेनेट की दुकान के बाहर किसी ने ये लिखा होता है कि कातिल की अगली टारगेट तुम ही होगी। जेनेट उसको मिटा रही होती है। 15 साल पहले जेनेट ने जो गलती की उसकी सजा वो काट चुकी है जेल में 7 साल की, लेकिन इस टाउन के लोग अभी भी उसको माफ नहीं करना चाहते और इस तरह उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तब सोफिया वहां पर जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तब जेनेट बताती है कि उस वक्त नशे में होने की वजह से मुझे पक्का पता नहीं था मैं क्या कर रही थी। मैंने अपने होश और हवास में किसी को नहीं मारा, बल्कि वो तो मैं होश में नहीं थी तब मारा। लेकिन बाद में जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं बहुत परेशान रहने लग गई और आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। इतने में आर्नोल्ड भी आ जाता है। वो कहता है कि देखो, तुम अपनी सजा तो काट ही चुकी हो और अब भी अगर ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो तुम स्टेशन आकर एक कंप्लेंट लिखवाओ, बाकी हम देख लेंगे। इन लोगों को तुम्हें इस तरह से सजा देने का कोई हक नहीं है। इस तरह जेनेट को दिलासा देकर दोनों वहां से निकलते हैं। इसी बीच हॉस्पिटल के फोन से स्टेफनी ने जो जो कॉल किए थे वो उनकी लिस्ट निकालते हैं। उनको पता चल जाता है कि कत्ल से 2 दिन पहले उसने हिस्ट्री टीचर को कॉल किया था
मतलब इनका शक बिल्कुल सही था कि स्टेफनी और हिस्ट्री टीचर के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर। तभी शव विश्लेषण वाली डॉक्टर अपनी नई फाइंडिंग्स बताती है। असल में हिस्ट्री टीचर की आंखों के चारों ओर जो काला निशान था ना, वो स्टेफनी की बॉडी पर नजर नहीं आया था, लेकिन यूवी लाइट के नीचे देखने पर पता चलता है कि स्टेफनी की आंखों के चारों ओर भी वैसा काला निशान बना हुआ है। और यहाँ पर पता चलता है कि जिस तरह न्याय की देवी के दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उसी तरह भगवान का वो दूत बिना किसी पक्षपात के पापियों को दंड देता है। इसी थियरी के आधार पर कातिल ने इन दोनों को मारा और उसी वजह से उसने इनकी आंखों पर ऐसा निशान बनाया। अगले सीन में सोफिया स्टेफनी के पेरेंट्स से मिलती है और पूछती है कि स्कूल के दिनों में क्या स्टेफनी कोई पेंडेंट वाला चेन पहना करती थी। उसकी स्कूल की फोटोज में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्या वो घर पर उस तरह का कोई चेन पहनती थी? वो जरा सोच कर बताते हैं कि हाँ, एक चेन था उसके पास। एक मिनट रुकिए, हम चेक करते हैं, कहकर वो स्टेफनी का वो चेन ढूंढ कर लेकर आते हैं। सोफिया बताती है कि हमें शक है कि उसके पास्ट की किसी घटना का उसके कत्ल के साथ कोई कनेक्शन है, इसीलिए मैं इस चेन के बारे में पूछ रही थी आपसे। वैसे इसमें मरे हुए उस हिस्ट्री टीचर का भी कोई कनेक्शन है। तब उनको एक बात याद आती है कि 15 साल पहले जिस दिन एक्सीडेंट में डेबरा मरी थी, उस दिन उसका बर्थडे था। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए डेबरा और स्टेफनी के दोस्त पार्टी कर रहे थे। उस पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। एक्सीडेंट के बाद वो वीडियो कैसेट हमें मिला भी था, ये उसके पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन हम दोबारा अपनी बच्ची को उसमें देखकर और दुखी नहीं होना चाहते थे, इसीलिए हमने कभी उस कैसेट को प्ले किया ही नहीं। हम वो कैसेट आपको दे सकते हैं, वैसे शायद उसमें आपको कोई क्लू मिल जाए। ये कहकर वो उस कैसेट को सोफिया के हवाले कर देते हैं। सोफिया स्टेशन आकर उसको प्ले करती है तो उस पार्टी में फ्रेडी भी होता है, और तो और लगता है उस वक्त फ्रेडी और डेबरा एक दूसरे से प्यार करते थे। अब सोफिया को बड़ा गुस्सा आता है। वो खुद में सोचती है कि डेबरा के एक्सीडेंट के बारे में फ्रेडी ने मुझसे कई बार बातें की, लेकिन एक बार भी उसने ये नहीं बताया कि वो डेबरा के इतने क्लोज था। बताओ यार, उसने जितनी भी बार मुझसे बातें की, बस डेबरा को अपना क्लोज फ्रेंड बताया। वो ये बातें सोचकर आर्नोल्ड को भी ये बातें बता देती है। तभी सोफिया को एक मैसेज आता है कि मुझे इस होटल में मिलो। जरूर ये मैसेज फ्रेडी ने भेजा होगा। उसी के मुंह से सच उगलवाती हूँ, ये सोचकर सोफिया सीधे होटल जाती है, पर वहाँ फ्रेडी नहीं, एंथनी होता है। उसी ने मैसेज किया था। एंड फिलहाल तो सोफिया भी उसे काफी पसंद करती है। उस रात दोनों एंथनी के घर जाते हैं और वहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जल्दी से सोफिया तैयार होकर ड्यूटी के लिए निकलती है, तो एंथनी पूछता है इतनी जल्दी भी क्या है? सोफिया कहती मुझे स्टेफनी और उस हिस्ट्री टीचर के बारे में कुछ लिंक पता चल चुका है, उसको जल्दी से जल्दी फ्रेडी को बताना होगा। एंथनी पूछता है एक मिनट, किस लिंक की बात कर रही हो तुम? कहीं उस एक्सीडेंट की बात तो नहीं कर रही जिसमें मेरे दोनों पैर चले गए? सोफिया कहती है कि उस एक्सीडेंट का स्टेफनी और हिस्ट्री टीचर से लिंक मतलब क्या लेना देना है बताओ। और यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट जो एंथनी रिवील करता है। एक्सीडेंट के बाद कोर्ट में केस चल रहा था। वहां बैठे लोगों के बीच थे एंथनी, फ्रेडी और स्टेफनी। दूसरी ओर लॉयर के साथ स्टेफनी के पेरेंट्स बैठे हुए थे। विटनेस स्टैंड पर खड़ी होती है जेनेट, जिसने नशे में एक्सीडेंट किया था। उसके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा थी और एक्सीडेंट में उसे बहुत चोट भी आई थी, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का नर्व डैमेज हो गया था। इसी वजह से वो एक्सीडेंट के बारे में ही नहीं, उसके बाद हुई सारी घटनाओं को भूल चुकी थी। उसके बयान के बाद विटनेस स्टैंड पर आता है हिस्ट्री टीचर। वही सबसे पहले एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचा था और उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। वो बयान देता है कि हाँ, मैंने देखा था कि जेनेट ही कार ड्राइव कर रही थी और उसी के विटनेस के आधार पर 7 साल की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, अब सोफिया के अंदर ये सुनने के बाद काफी सारे सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि फ्रेडी ने बताया ही नहीं कि एक्सीडेंट में जो मरी थी यानी डेबरा, उससे फ्रेडी प्यार करता था, ये नहीं बताया उसने। स्टेफनी के कत्ल के बाद हिस्ट्री टीचर का कत्ल हुआ, तब भी फ्रेडी ने एक भी शब्द नहीं कहा कि उस एक्सीडेंट केस में विटनेस हिस्ट्री टीचर ही था। फ्रेडी मुझसे ये बातें क्यों छुपा रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वो स्टेशन आती है और उस एक्सीडेंट की डिटेल्स निकालती है। एक्सीडेंट के बाद ली गई फोटोज, एक्सीडेंट से कार में बैठी 3 लड़कियों का और एंथनी का क्या हाल हुआ, इसके बारे में पुलिस रिपोर्ट होती है एक, लेकिन उसमें किसी का भी मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता। जब सोफिया एक ऑफिसर से इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि इन रिकॉर्ड्स को फ्रेडी मेंटेन करता था, आप उसी से पूछ लीजिए। सोफिया फिर शव विश्लेषण वाली डॉक्टर से बात करके किसी तरह उन मेडिकल रिपोर्ट्स को ले लेती है। एंथनी की टांगों का डैमेज होना, डेबरा की मौत, जेनेट को एक्सीडेंट के दौरान लगी हुई चोट, इन सबको डॉक्टर चेक करती है। लेकिन जब वो स्टेफनी का मेडिकल रिकॉर्ड चेक करती है तो वो खुद भी शॉक हो जाती है। पर उसने रिपोर्ट में ऐसा क्या देख लिया और कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। अब वो सोफिया को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर एक पुरानी कार होती है। ये उसी मॉडल की कार है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर सोफिया को ड्राइवर सीट पर बैठाकर खुद पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और कहती है अब इमेजिन करो हम दोनों कहीं जा रही हैं। सोचो कि हाई स्पीड में जाती हुई कार किसी चीज से टकरा जाती है, तब ड्राइवर सीट पर बैठी तुम क्या करोगी और तुम्हारे साथ क्या होगा? सोचो।
सोफिया बताती है कि अरे ऐसी सिचुएशन में जो ड्राइवर होगा वो स्टीयरिंग व्हील पर जोर से टकराएगा। सोफिया भी स्टीयरिंग व्हील पर गिरने की एक्टिंग करती है और तब स्टीयरिंग व्हील पर जमी धूल सोफिया पर लगती है। अब डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी बॉडी में जिन जगहों पर धूल लगी है, स्टीयरिंग व्हील से टकराने की वजह से तुम्हारे शरीर में उन्हीं जगहों पर चोट भी लगी होगी, राइट। अब इन पुलिस रिपोर्ट्स को देखो, इसमें लिखा है कि स्टेफनी बैक सीट पर बैठी थी, लेकिन उसके घावों के बारे में जो लिखा हुआ है वो घाव बैक सीट पर बैठकर कभी लग ही नहीं सकते थे। स्टेफनी के मेडिकल रिपोर्ट में जिन घावों का जिक्र किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सीट पर बैठने से ही हो सकते हैं। डॉक्टर तो दोस्तों दावे के साथ कह देती है कि इससे साफ पता चलता है कि ड्राइवर सीट पर जेनेट नहीं स्टेफनी बैठी थी। उसी रात सोफिया फ्रेडी के घर जाकर इस बारे में पूछती है, पर जवाब देने के बजाय वो सोफिया को डेबरा की कब्र पर लेकर जाता है और बताता है कि मैं डेबरा से बहुत प्यार करता था। उस रात मैं खुद ही डेबरा को स्टेफनी के घर छोड़ने वाला था, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी तो मैं नहीं जा पाया। अगर मैंने ड्राइव किया होता तो शायद वो एक्सीडेंट ही नहीं होता और मैं अपनी डेबरा को बचा पाता। इस पल तक मुझे इस बात का पछतावा है और तुम हो कि मुझे गलत समझ रही हो। बताओ कि मैंने ये सब तुमसे क्यों छुपाया। इस पर सोफिया भी इस बात को यहीं छोड़ देती है और फ्रेडी को और हर्ट नहीं करना चाहती। पर इसका ये मतलब नहीं कि फ्रेडी कुछ नहीं जानता था। वो जानता था कि कार स्टेफनी चला रही थी और उसकी ही वजह से एक्सीडेंट हुआ और डेबरा की जान चली गई। फिर भी अपनी लवर डेबरा की बहन समझकर उसने स्टेफनी को बचाने की कोशिश की और वो सफल भी रहा। अब ये तो साफ है कि स्टेफनी और हिस्ट्री टीचर के बीच कनेक्शन था और एक्सीडेंट के बाद स्टेफनी ने हिस्ट्री टीचर को कॉल किया और उससे मदद मांगी। हिस्ट्री टीचर भी एक्सीडेंट स्पॉट पर आया और उसने स्टेफनी के साथ मिलकर जेनेट को उठाकर ड्राइव सीट पर बैठा दिया था। पार्टी में जेनेट ने इतनी पी रखी थी कि नशे में उसे होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। फिर क्या था, कोर्ट में भी साबित हो गया कि जेनेट ही ड्राइव कर रही थी और उसको सजा भी मिली। उस वक्त तो जेनेट को होश नहीं था और बाद में उसे कुछ याद भी नहीं आया, लेकिन अब हो सकता है कि प्रेजेंट में उसको सब याद आ गया हो और उसने स्टेफनी और हिस्ट्री टीचर से बदला लेने के लिए दोनों को मार दिया हो। अब इस एंगल में सोचकर सोफिया जेनेट से पूछताछ करने से पहले सीधे हॉस्पिटल जाती है और उस डॉक्टर से मिलती है जिसने 15 साल पहले स्टेफनी, डेबरा और जेनेट की मेडिकल रिपोर्ट लिखी थी। अगर उस दिन उन्हें वो ठीक से जांचता और इस शव विश्लेषण डॉक्टर की तरह वो एनालाइज करके कोर्ट में ये बता देता कि स्टेफनी के शरीर में जो घाव थे वो ड्राइवर सीट पर बैठने से ही होते हैं, तो एक इनोसेंट लड़की यानी जेनेट को 7 साल की जेल की सजा नहीं काटनी पड़ती। लोगों के तानों से भी वो बच जाती बेचारी। अब सोफिया उस डॉक्टर की गैर जिम्मेदारी के बारे में उसको बताकर उसके काफी देर तक आरती उतारती है और फिर वो घबराकर सच बता देता है कि उस रात मैंने बहुत ही शराब पी हुई थी और आधी रात को मुझे शव विश्लेषण और मेडिकल रिपोर्ट लिखने के लिए बुलाया गया। मैं था नशे में, मैं क्या खाक शव विश्लेषण और मेडिकल रिपोर्ट चेकअप करता। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड्स में जो कुछ लिखा था वही मैंने भी अपनी रिपोर्ट में उतारा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सोफिया कहती है ये तुम्हारा काम। वो उसे काफी सुनाकर चली जाती है कि तुम जैसे आदमी को न जाने किसने डॉक्टर बना दिया जिंदगी में। अब सोफिया जेनेट को स्टेशन बुलाती है और उसे बता देती है कि एक्सीडेंट की जिम्मेदार तुम नहीं थी। जेनेट कहती है चलो शुक्र है, लेकिन अब ये बात आप मुझे क्यों बता रही है? वो इसीलिए कि उस वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं था और तुम्हें सजा हो गई उस समय, पर हमें शक है कि अब तुम्हें याद आ गया है और तुम्हें पता चला कि उस वक्त स्टेफनी गाड़ी चला रही थी और उसी ने एक्सीडेंट किया। लेकिन तुमको ये भी पता चला कि बाद में हिस्ट्री टीचर और स्टेफनी ने मिलकर तुम्हें ड्राइवर सीट पर बैठाया और तुम पर नशे में गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करने का इल्जाम लगा दिया और इसीलिए तुमने हिस्ट्री टीचर और स्टेफनी का कत्ल कर दिया। जेनेट कहती है अच्छा ये बात है, उस वक्त भी किसी और के किए की सजा मुझे दी गई, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, मैं सजा काट कर भी आ गई और अब भी आप लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर मुझे फिर से फंसाना चाहते हो। अरे मैंने ठेका ले रखा है क्या सभी के इल्जाम को अपने ऊपर लेने का? आप लोग पुलिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने लिए लड़ूं। जो करना है कर लीजिए, मुझे जान से मारना है मार दीजिए। इस तरह से वो स्टेशन में मातम बनाने लग जाती है। अब इनकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। फ्रेडी और सोफिया बाहर चले जाते हैं डिस्कशन के लिए। फ्रेडी कहता है कि इसकी बातों से तो लगता है कि इसने स्टेफनी और हिस्ट्री टीचर को नहीं मारा। सोफिया कहती है मेरे पास उस पार्टी की वीडियो है, आप तो उस वक्त वहीं थे, शायद वीडियो देखकर आपको ही कोई क्लू नजर आ जाए। ये कहकर वो फ्रेडी को वीडियो प्ले करके दिखाती है, पर बीच में ही वो वीडियो को पॉज करके फ्रेडी से कहती है कि सुनिए, एक्सीडेंट के बाद ली गई डेबरा की फोटोज में ना उसके गले में हरे रंग का स्कार्फ है, पर पार्टी वाली वीडियो में कहीं पर भी उसने हरे रंग का स्कार्फ नहीं पहना। क्या उसके पास ऐसा कोई स्कार्फ था जो आपने पार्टी में देखा? फ्रेडी कहता है कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता और तो और डेबरा को स्कार्फ पहनने की आदत नहीं थी। अगर उसने पहना भी होता तो हरे रंग का नहीं पहनती, क्योंकि वो हरे रंग को अपने लिए अनलकी मानती थी। मतलब जरूर वो स्कार्फ उसे किसी और नहीं दिया होगा। वेल तो फिर वो जेनेट से पूछते हैं तो वो कहती है उस बारे में मुझे याद नहीं, इतनी पुरानी बात है। तो वो उसके लिए पार्टी का वीडियो प्ले करते हैं जिसको देखकर उसको एक छोटी सी बात याद आती है
उसकी ये छोटी सी बात दोस्तों कहानी में लाती है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वो बताती है कि असल में उस कार में 3 लोग नहीं थे जैसा कि अभी तक आप सोच रहे हैं, कार में चौथा भी कोई था। अब ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि कौन था चौथा। वीडियो को और थोड़ा प्ले करते हैं तो वो हरा स्कार्फ किसी और के पास होता है और वो कोई और नहीं आर्नोल्ड है। वो भी पार्टी में शामिल था, लेकिन फ्रेडी को ये सब बिल्कुल भी याद नहीं है। दरअसल उस दिन कार में डेब्रा, स्टेफनी और जेनेट के साथ जो चौथा पैसेंजर था वो आर्नोल्ड ही था। इसी ने डेब्रा को स्कार्फ दिया था। इतना सब कुछ हुआ पर आर्नोल्ड ने इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। अब वो आर्नोल्ड को ढूंढते हैं लेकिन वो स्टेशन में नहीं होता। वो उसकी दीदी के रेस्टोरेंट में जाते हैं लेकिन वहां भी वो नहीं गया होता। आर्नोल्ड अपनी माँ के साथ रहता है तो फ्रेडी और सोफिया उसकी माँ के घर जाते हैं। वहां भी आर्नोल्ड नहीं होता, लेकिन उसने जेनेट के लिए एक लेटर भी लिखा है। उसे पढ़कर ही इनको आर्नोल्ड का मोटिव पता चलता है। स्टेफनी और हिस्ट्री टीचर का कत्ल उसी ने किया था। वो जेनेट से प्यार करता था और वो ये भी जानता था कि एक्सीडेंट के बाद हिस्ट्री टीचर और स्टेफनी ने मिलकर जेनेट को ड्राइवर सीट पर बैठाया और उस पर एक्सीडेंट का इल्जाम लगा दिया। पर उस वक्त वो काफी छोटा था और सभी ने मिलकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसको सच बताने से भी रोका। जेनेट के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए आर्नोल्ड ने स्टेफनी और हिस्ट्री टीचर का कत्ल कर दिया। पर इस झूठे केस में उस डॉक्टर का भी तो हाथ था जिसने नशे में गलत रिपोर्ट लिखा। इसीलिए आर्नोल्ड का अगला टारगेट वही होगा। ये सोचकर फ्रेडी और सोफिया हॉस्पिटल जाते हैं पर वहां डॉक्टर नहीं होता। आर्नोल्ड अपने टारगेट को झील के पास वाले उस डेविल्स चेयर पर ले जाकर कत्ल करता है। इस वजह से यहाँ दोनों तुरंत पहुंच जाते हैं और जैसा इन्होंने सोचा था आर्नोल्ड डॉक्टर को डेविल्स चेयर पर रखकर पत्थर से उसका मुंह तोड़ने वाला होता है। पर तभी फ्रेडी और सोफिया उसको रोक लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा फ्लैशबैक भी आता है। एक्सीडेंट के बाद कोर्ट में केस की शुरुआत होने से पहले आर्नोल्ड हिस्ट्री टीचर के पास गया और उससे काफी रिक्वेस्ट की थी कि स्टेफनी को बचाने के लिए जेनेट को मत फंसाओ, बेवजह उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन हिस्ट्री टीचर ने आर्नोल्ड को धमकाया कि जो हो रहा है ना उसको होने दो चुपचाप, अगर तुमने सच बोलने की कोशिश की ना तो हिस्ट्री में फेल कर दूंगा। आर्नोल्ड भी डरकर फिर चुप हो गया, लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। वो डॉक्टर के पास गया, उससे भी विनती की कि तुम सच बताओ। पर डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि अगर मैंने सच बताया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जो रिपोर्ट एक बार दे दिया सो दे दिया, उसे बदला नहीं जा सकता। इस तरह उन दोनों ने आर्नोल्ड की नहीं सुनी। उस बात को हुए इतने साल हो गए। जेनेट अपनी सजा काट कर किसी और शहर में रहने भी लग गई थी। अब तक तो आर्नोल्ड ने कत्ल करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन जब जेनेट टाउन में वापस आई तो इस टाउन के लोगों ने जेनेट के साथ जो बुरा सलूक किया वो आर्नोल्ड से देखा नहीं गया। एक रात उसने स्टेफनी को कोई जरूरी बात करने के बहाने उसे झील के पास बुलाया। आर्नोल्ड ने बहुत ही शांत होकर स्टेफनी से विनती की कि देखो, जेनेट ने तुम्हारी गलती की सजा भुगत ली है, कम से कम अब तो तुम सच कबूल कर ही सकती हो। जेनेट बेचारी बहुत ही परेशान है और इस टाउन के लोग उसके साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं। अगर तुम सच बोल दोगी ना तो टाउन के लोग उसके साथ इज्जत से पेश आएंगे। लेकिन यहाँ भी स्टेफनी ने अकड़ कर कहा कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, और आइंदा उसकी तरफदारी करके मुझे फंसाने की कोशिश की ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर उसने आर्नोल्ड को थप्पड़ मार दिया। तब जाकर आर्नोल्ड को गुस्सा आया। उसने पत्थर उठाया और मार मार कर उसे खत्म कर दिया। और तुम्हारा मुंह बहुत बोलता था ना, इस मुंह को बंद करना पड़ेगा। ये कहकर वो स्टेफनी के मुंह में मिट्टी भर देता है और उसे झील में डाल देता है। तब उसने सोच लिया कि एक पापी को तो सजा दे दी मैंने, बाकी 2 को क्यों छोड़ूं, उनका भी खात्मा कर देता हूँ। यही सोचकर उसने हिस्ट्री टीचर का भी कत्ल कर दिया था और अभी डॉक्टर को भी यहाँ पर लेकर आया। आखिर उसके मुंह से सारा सच जानकर वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इस तरह ये केस होता है सॉल्व और फ्रेडी की वाइफ जो उसे डिवोर्स चाहती थी उसे फ्रेडी डिवोर्स दे देता है। दूसरी ओर एंथनी और सोफिया की जोड़ी जम जाती है। अब सभी खुश हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा वो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।